आदर्श ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहा था। लास्ट टॉपिक है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से पहले द्वितीय नियम के दो कथन हमने पढ़ लिए थे। पहला कथन था केल्विन प्लांक का कथन, दूसरा कथन था क्लाउसियस का कथन। उसके बाद में हम सबसे पहले ये याद करेंगे कि ऊष्मागतिकी के शून्य के नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ। एक नई भौतिक राशि ताप प्राप्त हुआ। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ कि ऊष्मा को ऊर्जा में और ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जा सकता है, ये प्राप्त हुआ। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हमें ये प्राप्त हुआ ऊर्जा प्रवाह की दिशा। क्लाउसियस ने ये बताया था, क्लाउसियस नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि ऊष्मागतिकी अवस्था को व्यक्त करने के लिए ताप, दाब व आयतन, उनके अलावा एक अन्य भौतिक राशि की भी आवश्यकता पड़ती है। ताप, दाब, आयतन ये तो ऊष्मागतिकी अवस्था को बताते ही है। हमने पीवी सूचक आरेख बनाया था। वाई एक्सिस पर दाब लिया था, एक्स एक्सिस पर आयतन लिया था। ऐसे हमने पीवी सूचक आरेख लिया था। और टेम्परेचर को समतापी प्रक्रम के दौरान हमने नियत माना था। जब हमने कार्नोट वक्र बनाया था उस समय हमने समतापी प्रक्रम में तापमान नियत था। रुद्धोष्म प्रक्रम में तापमान T1 से T2 और T2 से T1 इस प्रकार परिवर्तित हो रहा था। ताप, दाब और आयतन ये तीनों, इनके अलावा भी क्लाउसियस ने यह बताया कि एक और भौतिक राशि की भी आवश्यकता पड़ती है। और उस भौतिक राशि की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में ये तीनों ही राशियां ताप, दाब और आयतन ये आपस में बदलती रहती है। देखिए, समतापी प्रक्रम में ताप नियत होता है लेकिन दाब और आयतन बदलते रहते हैं। समदाबीय प्रक्रम होता है तो उसमें दाब नियत रहता है, ताप और आयतन बदलते रहते हैं। सम आयतनीय प्रक्रम होता है तो उसमें आयतन तो नियत रहता है लेकिन ताप और दाब बदलते रहते हैं। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में ये तीनों ही राशियां बदलती रहती है, यानी नियत नहीं रहती है। तो किसी एक राशि को नियत करना आवश्यक है, अन्यथा हम पीवी सूचक आरेख नहीं बना सकते। अतः क्लाउसियस ने नई भौतिक राशि का नाम दिया था। उस नई भौतिक राशि को कहते हैं एंट्रोपी। और एंट्रोपी वह भौतिक राशि है जो उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में उसी प्रकार नियत रहती है जिस प्रकार उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में तापमान नियत रहता है। जैसे उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में तापमान नियत रहता है। एंट्रोपी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, जिस प्रकार तापमान को हमने T से रिप्रेजेंट करते हैं, दाब को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, आयतन को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार एंट्रोपी को S से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस एंट्रोपी को वही महत्व दिया गया है जो यांत्रिकी में जड़त्व को, यांत्रिकी एक भौतिक विज्ञान की एक शाखा है और उसमें जड़त्व को क्या महत्व दिया गया है? द्रव्यमान के समकक्ष माना गया है। यानी कि द्रव्यमान और जड़त्व, जिस प्रकार द्रव्यमान और जड़त्व का आपस में संबंध होता है और जड़त्व को यांत्रिकी में हम क्या महत्व देते हैं, वही महत्व ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी को दिया जाता है। यांत्रिकी में जो महत्व जड़त्व को दिया जाता है वही महत्व ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी को दिया जाता है। हम ये मान लेते हैं कि एक रुद्धोष्म वक्र से दूसरे रुद्धोष्म वक्र तक T ताप पर dq ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। माना हमारे पास दो रुद्धोष्म वक्र है, एक पहले रुद्धोष्म वक्र से दूसरे रुद्धोष्म वक्र तक T तापमान का आदान प्रदान होता है और ऊष्मा का आदान प्रदान dq होता है। कब? T तापमान पर। तो एंट्रोपी का मान होगा ds बराबर dq बटा T। एंट्रोपी का सूत्र होता है ds बराबर dq बटा T। ds बराबर dq बटा T। हमारे पास दो रुद्धोष्म वक्र है और उन दोनों रुद्धोष्म वक्रों में T तापमान समान है, यहाँ पर भी,
और T तापमान पर एक रुद्धोष्म वक्र से दूसरे रुद्धोष्म वक्र में माना dq ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो उस वक्र में या उस रुद्धोष्म वक्र में एंट्रोपी में परिवर्तन होगा dq/T। ds बराबर dq/T एक छोटे से प्रक्रम के लिए है। पूरे उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी का मान होगा, भाई छोटे से भाग के लिए जो दिया हुआ होता है, पूरे भाग के लिए जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका समाकलन करते हैं। तो ds का dq/T का समाकलन, तो समाकलन का चिन्ह dq/T। और ds एक नियत राशि है, यानी एंट्रोपी हमेशा रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी का मान नियत होता है। और उत्क्रमणीय रुद्धोष्म वक्र की हम बात करते हैं और रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी का मान नियत होता है, तो नियत राशि का अवकलन 0। सामान्यतः एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक जो परिवर्तन सामान्यतः एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन होगा ज्यादा माइनस कम, यानी S2 माइनस S1। एक स्थिति माइनस से दूसरी स्थिति में एंट्रोपी में परिवर्तन, निम्न सीमा 1 उच्च सीमा 2, या निम्न सीमा हम L और H से भी लिख सकते हैं, या हमें निम्न सीमा और उच्च सीमा का जो मान दिया हुआ होगा वह लिखेंगे और dq/T में समाकलन करेंगे। वास्तव में जो हमारी समीकरण है ds बराबर dq/T ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का गणितीय रूप है। जिस प्रकार ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप हमने लिखा था dq बराबर du प्लस dw, क्या लिखा था dq बराबर du प्लस dw, उसी प्रकार ये किसका गणितीय रूप है? प्रथम नियम का। उसी प्रकार दूसरे नियम का गणितीय रूप क्या है? ds बराबर dq/T। दूसरे नियम का गणितीय रूप है। अतः हम कह सकते हैं कि द्वितीय नियम से हमें एक तो नई भौतिक राशि एंट्रोपी प्राप्त हुई और हमें क्या प्राप्त हुआ दूसरे नियम से? ऊर्जा प्रवाह की दिशा। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हमें निम्न दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी मिलती है, एक तो ऊर्जा प्रवाह की दिशा और नई भौतिक राशि एंट्रोपी। एक बार हम रिवीजन करते हैं। ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम से हमें नई भौतिक राशि क्या प्राप्त हुई? ताप। ये शून्य नियम से या शून्यांकी नियम से। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ? ऊर्जा को ऊष्मा में और ऊष्मा को ऊर्जा में बदला जा सकता है, या ऊष्मा नियत रहती है, ऊष्मा को ऊर्जा में और ऊर्जा को ऊष्मा में। और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ? यह प्रथम नियम से प्राप्त हुआ है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हमें दो चीज प्राप्त हुई है, एक तो ऊर्जा प्रवाह की दिशा और दूसरी नई भौतिक राशि एंट्रोपी। ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम से नई भौतिक राशि क्या प्राप्त हुई? ताप। अब ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम पढ़ेंगे।
ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से हमें एंट्रोपी के बारे में जानकारी मिली, जिसमें हम सदैव एंट्रोपी में परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। यानी एंट्रोपी में परिवर्तन को किस प्रकार ज्ञात करेंगे, S2 माइनस S1 बराबर समाकलन का चिन्ह, निम्न सीमा से उच्च सीमा या निम्नतम से अधिकतम dQ/T। इससे हम एंट्रोपी में परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यह नियम कौन सा, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, हमें संदर्भ बिंदु के बारे में जानकारी नहीं देता है। संदर्भ बिंदु कहते हैं इस S1 को। S1 का क्या नाम है, संदर्भ बिंदु। अर्थात डेल्टा S बराबर S2 माइनस S1। डेल्टा S कहते हैं एंट्रोपी में परिवर्तन। S1 के बारे में जानकारी नहीं देता है, ये तृतीय नियम इस S1 के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता है। हमने ये पढ़ा था ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की आवश्यकता। उसी प्रकार हम ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की आवश्यकता अनुभव हुई। क्यों अनुभव हुई, इस S1 की जानकारी प्राप्त करने के लिए। यह माना गया कि सभी पदार्थों के लिए शून्य एंट्रोपी अवस्था परम शून्य ताप के संगत होती है। यानी शून्य एंट्रोपी कब होती है, जब एंट्रोपी का मान शून्य कब होता है। हमें यह पूछे कोई कि एंट्रोपी का मान शून्य कब होता है। यह माना गया कि परम ताप पर, यानी परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान क्या होता है, 0। यह माना गया। लेकिन यह सत्य नहीं है कि एंट्रोपी अगर शून्य है तो ताप परम शून्य ताप हो। यदि एक निकाय परम शून्य ताप पर है तो उसकी एंट्रोपी सार्वत्रिक नियतांक होगी और सुविधा के लिए उसे हम 0 ले लेते हैं। अर्थात परम शून्य ताप पर ठोस अवस्थाओं में सभी अभिक्रियाएं निकाय की कुल एंट्रोपी के मान में परिवर्तन के बिना ही संपन्न होती है। हम जानते हैं कोई भी अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन का मान धनात्मक होना चाहिए। किसी भी अभिक्रिया के पूर्ण होने की ये शर्त है कि एंट्रोपी में परिवर्तन धनात्मक होना चाहिए, यानी डेल्टा S का मान 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात एंट्रोपी अपरिवर्तित नहीं रह सकती। अन्यथा दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परम शून्य ताप प्राप्त करना असंभव है, चाहे निकाय कितना भी आदर्श क्यों न हो। यही ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। और ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम किसने दिया, उस वैज्ञानिक का नाम है नेनशार्ट। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम जिस वैज्ञानिक नाम दिया था, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है नेनशार्ट। तीसरा नियम दिया था। थर्मोडायनामिक्स की ये यूनिट 3 यहाँ पर समाप्त होती है। उसके बाद चौथी यूनिट शुरू होती है मैक्सवेल का ऊष्मागतिकी संबंध से। तीसरी यूनिट में ये लास्ट टॉपिक था। अब अगली यूनिट है चौथी यूनिट। चौथी यूनिट है मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी संबंध से। मैक्सवेल ने ये बताया कि कोई भी ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था को 4 चरों में व्यक्त किया जा सकता है। 3 चर तो हम पहले से ही परिचित है, दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी। दाब, आयतन और ताप, इन तीनों के बारे में हम पहले से ही परिचित है। और एंट्रोपी के बारे में आज हम परिचित हो गए। अभी अभी हमने ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम पढ़ा था, उसमें एंट्रोपी को, उससे पहले एंट्रोपी का टॉपिक हमने पढ़ा था। इन चारों चरों में से कोई भी 2 चरों को
स्वतंत्र मानते हुए शेष 2 चरों को उसका फलन मानते हुए, यानी ये 4 चर कौन कौन से हैं? दाब, आयतन, ताप, एंट्रोपी, PVTS। इन चारों चरों में से कोई 2 चरों को स्वतंत्र मान ले और शेष 2 चरों को उनका फलन मान ले। यानी कैसे? जैसे मान लो एक उदाहरण के लिए P और V को हम स्वतंत्र मान ले, T और S को उनका फलन कैसे मानते? मान लो दाब है वो ताप का फलन है, माना आयतन है वो एंट्रोपी का फलन है। इस प्रकार 2 चरों को स्वतंत्र और 2 चरों को उनका फलन मानते हुए अगर हम आगे बढ़े और ऊष्मागतिकी के मैक्सवेल के चारों संबंधों को स्थापित कर सकते हैं। मैक्सवेल ने 4 संबंध स्थापित किए जिन्हें मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी संबंध कहते हैं। इन संबंधों को बनाने के लिए मैक्सवेल ने 4 ऊष्मागतिकी विभव या फलन को काम में लिया। वो 4 ऊष्मागतिकी की फलन या ऊष्मागतिकी विभव यानी थर्मोडायनामिक पोटेंशियल या फंक्शन, वो 4 फंक्शन कौन कौन से हैं? एक तो है आंतरिक ऊर्जा U और दूसरा है, एक तो है, चारों फलन इस प्रकार है जो मैक्सवेल ने काम लिए थे। एक तो आंतरिक ऊर्जा U और दूसरा एंट्रोपी S, तीसरा हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा H और लास्ट है पहला आंतरिक ऊर्जा या आंतरिक विभव और दूसरा हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा H, तीसरा और ये चौथा। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ये है G। एक बार दोबारा लिख लेते हैं चारों कौन कौन से थे। पहला आंतरिक ऊर्जा U, दूसरा एंथैल्पी H, एंट्रोपी S, गिब्स ऊर्जा G। इन चारों को काम में लिया। इन चारों को मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी विभव या फलन कहते हैं। पहला नियम, हम जानते हैं कि प्रत्येक निकाय के अणु निकाय की गति करते रहते हैं और गति करते हुए इन अन्योन्य क्रिया भी करते हैं। अन्योन्य क्रिया से तात्पर्य है निकाय के अणु आपस में भी क्रिया करते हैं और दूसरों से भी क्रिया करते हैं। इसके कारण उनकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है और ये दोनों ऊर्जाएं मिलकर निकाय की आंतरिक ऊर्जा बनाती हैं। निकाय की आंतरिक ऊर्जा किस किस का योग होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के। आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती है। हम अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे कि आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन के रूप में, यानी आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन होती है, पथ पर निर्भर नहीं करती है। प्रारंभिक तथा अंतिम पथ पर निर्भर करती है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमने पढ़ा था dq बराबर du प्लस dw। पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करो, du का मान निकालेंगे तो dq में से dw घट जाएगा। समीकरण नंबर 1 देते हैं। जब हमने विभिन्न प्रक्रमों के दौरान किए गए कार्य का व्यंजक स्थापित किया था उस समय हमने किए हुए कार्य का सूत्र लिखा था dw बराबर p dv। समीकरण नंबर 2। अभी हमने पढ़ा है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हमें नई भौतिक राशि एंट्रोपी प्राप्त हुई है और उस एंट्रोपी का सूत्र है ds बराबर dq बटा t। वज्र गुणा करने पर बटा 1 मान लो, dq को 1 से गुणा करेंगे dq बराबर t ds। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 से dw और समीकरण नंबर 3 से dq दोनों का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
डी डब्ल्यू की जगह रखेंगे पी डी वी, डी क्यू की जगह रखेंगे टी डी एस, यानी डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 में आयतन को नियत रखते हुए एंट्रोपी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। कैसे? समीकरण नंबर 4 ये है। समीकरण नंबर 4 में देखिए S और V है, हम बारी बारी से एक को नियत रखेंगे और दूसरे का अवकलन करेंगे। सबसे पहले हम V को नियत रखते हैं। अगर V को नियत रखेंगे तो ये पूरा पद 0, यानी V को नियत रखेंगे तो उसका अवकलन dV का मान क्या होगा? 0। हम जानते हैं किसी भी नियत राशि का अवकलन का मान 0 होता है। अगर V बराबर 0 है, V को मान नियत है, V को हम क्या लेंगे? नियत, तो dV का मान 0। 0 को P से गुणा करेंगे तो 0। du का हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं? S के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, V को नियत मान करके। V नियत है, S के सापेक्ष अवकलन करेंगे और S के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो ds का मान होगा 1। 1 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएंगे t। समीकरण नंबर 5। अब इसी समीकरण नंबर 4 को S को नियत रखेंगे, V के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी जो 5 में किया था उसका उल्टा। समीकरण नंबर 5 में हमने जो किया था उसका उल्टा करेंगे। S को नियत रखेंगे, V के सापेक्ष अवकलन करेंगे। S को अगर नियत रखेंगे, S बराबर नियत, तो ds का मान क्या होगा? 0। ds का मान 0। 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। V के सापेक्ष अवकलन करेंगे, du बटा dv, S नियत है, माइनस p बचेगा। समीकरण नंबर 6। हमने यहाँ पर S और V को स्वतंत्र चर माना है और स्वतंत्र चर को मानने पर हम अवकलन की शर्त से जानते हैं कि कोई दो स्वतंत्र चरों के लिए d2u यानी 2 बार अवकलन ds बटा dv यानी और dv बटा ds, ये मान क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी d2u का पहले s के सापेक्ष अवकलन करो, चाहे पहले v के सापेक्ष अवकलन करो, और दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। समीकरण नंबर 7। देखो हम ये और ये बराबर है, दोनों का मान निकालेंगे। सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, v के सापेक्ष इसका मान निकालेंगे। तो इस समीकरण को देखिए, अगर समीकरण नंबर 5 को पुनः जो है उसके आगे पुनः यानी जो यहाँ पर स्थित है उसके आगे अगर इसका दोबारा अवकलन करते और वो भी v के सापेक्ष, तो ये बायां पक्ष आ जाएगा। यानी समीकरण नंबर 5 को v के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बायां पक्ष आएगा, और दाएं पक्ष में dt बटा dv और s को हम क्या रखेंगे? नियत रखेंगे। ये देखिए समीकरण नंबर 8। इसी प्रकार समीकरण नंबर 6 को s के सापेक्ष अवकलन करेंगे, v को नियत रखेंगे, तो हमें समीकरण नंबर 9 प्राप्त हो जाएगी। और समीकरण 8 और 9 को साथ में रखेंगे, यानी 8 और 9 को बराबर रखेंगे, तो हमें ये प्राप्त होगी समीकरण नंबर 10। और समीकरण नंबर 10 कहलाती है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यही मैक्सवेल का ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। आगे देखिए ऊष्मागतिकी का या मैक्सवेल का दूसरा नियम। दूसरा नियम देखिए,
हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा की परिभाषा से हम जानते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा को F से रिप्रेजेंट करते हैं और हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा का सूत्र होता है F बराबर U माइनस TS। समीकरण नंबर 10 तक हमने मैक्सवेल का प्रथम नियम स्थापित किया था। उसके बाद हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा को हम समीकरण नंबर 11 से लिखते हैं। समीकरण नंबर 11 का अवकलन कर देंगे। F का अवकलन dF, U का अवकलन du और TS का अवकलन करेंगे। D पहले लिख देंगे और TS दोबारा देखिए, dF du अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन बोलते हैं इसे, TdS माइनस SDT। एक का अवकलन दूसरे के सापेक्ष, एक का अवकलन करेंगे दूसरे को नियत रखेंगे। पहले S के सापेक्ष अवकलन करेंगे, T को नियत रखेंगे तो T को बाहर निकाल लेंगे। दूसरी बार T के सापेक्ष अवकलन करेंगे, S को नियत रखेंगे। इस प्रकार अवकलन को कहते हैं आंशिक अवकलन, एक को नियत रखते हुए दूसरे के सापेक्ष अवकलन करने पर। आगे की लाइन देखिए, dF du TdS। अभी हमने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम जो पढ़ रहे थे, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पढ़ने के से पहले हमने एंट्रोपी पढ़ी थी। उसमें एंट्रोपी का सूत्र लिखा था ds बराबर dq बटा t, वज्र गुणा करने पर dq बराबर tds, यानी dq के स्थान पर हम tds लिख सकते हैं। ये dq यानी tds के स्थान पर dq लिख सकते हैं, माइनस SDT। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, dq बराबर du प्लस dw। तो du माइनस dq का मान क्या होगा, du माइनस dq का मान होगा माइनस dw बराबर du माइनस dq माइनस dw माइनस SDT। विभिन्न प्रक्रमों के दौरान किए गए कार्य का मान dw बराबर pdv। समीकरण नंबर 12 के बाद देखिए, समीकरण नंबर 12 में जिस प्रकार हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में एक को नियत रखते हुए दूसरे के सापेक्ष अवकलन किया था, उसी प्रकार अवकलन करेंगे। समीकरण 12 में बारी बारी एक बार v को नियत रखेंगे, एक बार t को नियत रखेंगे। सबसे पहले हम t को नियत रखते हैं। t को नियत रखेंगे तो dt का मान 0, 0 को s से गुणा करेंगे तो 0, और df का v के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो df बटा dv और t कांस्टेंट, उत्तर आएगी माइनस p। समीकरण नंबर 13। इसी प्रकार दोबारा v को नियत रखते हुए t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। v को अगर नियत रखेंगे तो dv का मान 0, 0 को माइनस p से गुणा करेंगे तो ये पद 0, और dv का मान 0 यानी v नियत है, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो df बटा dt और v कांस्टेंट बराबर माइनस के s। समीकरण नंबर 14। हम जानते हैं स्वतंत्र चर v और t के लिए दोनों बार अवकलन करेंगे, डेल टू एफ अपॉन डेल वी डेल टी बराबर डेल टू एफ अपॉन डेल टी डेल वी, दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण नंबर 13 और 14 से 15 का मान ज्ञात कर सकते हैं। 15 के LHS में देखिए, डेल टू एफ बटा डेल वी डेल टी, दो बार अवकलन है एफ का, एक बार डेल वी एक बार डेल टी के साथ है। डेल वी के साथ हमारे पास है और डेल टी के साथ हम अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल टी डेल वी। अब डेल टी के सापेक्ष हमने अवकलन किया है तो ये हो जाएगा माइनस डेल पी अपॉन डेल टी, वी को हमने नियत रखा है। इसी प्रकार समीकरण नंबर 14 से डेल एक बार अवकलन करेंगे तो ये डी एफ का डेल टू एफ आ जाएगा,
और डेल टी पहले से ही है, तो v के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डेल v डेल टी। v के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एस माइनस के डेल एस बटा डेल v। और t हमने क्या रखा है, नियत रखा है। एक में t को नियत रखना है, एक में v को नियत रखना है, क्योंकि स्वतंत्र चर v और t है। इन दोनों समीकरणों को कौन कौन से 16 और 17 को, समीकरण नंबर 16 और 17 को 15 में रखने पर, यानी समीकरण 16 और 17 को बराबर रख दो। जो ही हम बराबर रखेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, उतर आएंगे डेल पी बटा डेल टी ऑफ वी बराबर डेल एस बटा डेल वी ऑफ टी। ये जो बाहर वाले ये नियत है, अंदर वाले वी और टी है, इनके सापेक्ष अवकलन हो रहा है। यह है मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम। इसके बाद ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम और ऊष्मागतिकी का चतुर्थ नियम हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।